Hello students, this is SST class and today we will discuss chapter 3 of geography, our changing earth. इस चैप्टर में हम कई टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जैसे कि प्लेट मूवमेंट, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, एग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, वेदरिंग, इरोजन एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, अब अगर इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना, अगर हम बात करें फर्स्ट पैराग्राफ में गिवन है कि जो वर्ल्ड है, जो हम वर्ल्ड मैप को ध्यान से देखें तो हम देखते हैं कि कॉन्टिनेंट हमें कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि पजल होते हैं ना, पजल के इंडिविजुअल पीसेस इस तरीके से दिखाई देते हैं। अब हम अगर सोचें कि क्या हम उनको जोड़ सकते हैं, जोड़े तो कैसे जोड़े, है ना, जोड़े कैसे जोड़ के देख सकते हैं कि हम उसको कटिंग करके उनको आपस में जोड़ के देख सकते हैं। क्लियर। तो इस तरीके से हम एक तरीके से हमारी जो अर्थ है, अर्थ पे जो ओशियन है और जो आपके कॉन्टिनेंट्स हैं, दीज आर लुक लाइक एन इंडिविजुअल पीसेज ऑफ पजल। अब बात अगर करें, अर्थ हमेशा एक जैसी नहीं दिखती। करीबन 250 ईयर्स पहले, मिलियन ईयर अगो पहले, 250 मिलियन ईयर अगो पहले अर्थ की यही कंडीशन थी जो हमने सोची है कि कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आपस में जुड़े हुए थे, सुपर कॉन्टिनेंट बनाए हुए थे जिसको बोला गया पैनेगिया, जो कि बहुत बड़े ओशियन में थे। उस ओशियन को बोला पंथलासा। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पुट फॉरवर्ड बाय वेल नोन जियो साइंटिस्ट अल्फ्रेड वेगनर, द सुपर कॉन्टिनेंट पैनेगिया बिगेन टू ब्रेक अप अबाउट 200 to 225 मिलियन ईयर अगो। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एक थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो कि किसने दी है, आपने अल्फ्रेड वेगनर ने दी है। अगर इनकी अकॉर्डिंग हम बात करें, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कॉन्टिनेंट था, सुपर कॉन्टिनेंट था पैनेगिया, वो करीबन 200 to 225 मिलियन ईयर अगो पहले वो आपस में टूटना शुरू हो गया था। ये थ्योरी ये बताती है कि इनिशियली इट ब्रोक इनटू मैसिव कॉन्टिनेंट। स्टार्टिंग में ये बड़े बड़े कॉन्टिनेंट टुकड़ों में टूटा, बहुत बड़े कॉन्टिनेंट के टुकड़ों में टूटा। दो कॉन्टिनेंट में क्या बना, क्या बोला उनको, एंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड, ये बने। इवेंचुअली फ्रेगमेंटिंग फर्दर, फिर बाद में भी धीरे धीरे वो और टूटता गया टू फॉर्म टुडेज कॉन्टिनेंट, जिससे कि आज जो हम कॉन्टिनेंट देखते हैं वो फॉर्म हो गए। रिलेटेड टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये हमारी कौन सी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जो कि डील करती है कि इसमें क्या हुआ था, ये टुकड़े कैसे हुए थे, कि जो सी फ्लोर था जब उनमें मूवमेंट हुआ तो इस कारण ये अर्थ के जो कॉन्टिनेंट है उसके टुकड़े हुए। अर्थ क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ प्लेट। हम जानते हैं कि जो अर्थ की क्रस्ट होती है उसमें कई सारी प्लेट्स होती है, विच आर इन कॉन्स्टेंट मोशन, जो कि लगातार मोशन करती रहती है। ड्यूरिंग देयर मोशन दे मीट एट प्लेट बाउंड्रीज। जब मोशन करती है तो प्लेट बाउंड्रीज में भी टकराती हैं, और जैसी ही वो टकराती हैं तो वो किसको राइज देती हैं, अर्थक्वेक, वोल्केनोज, है ना। अब बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्लेट मूवमेंट। अर्थ की जो क्रेस्ट है, इट इज़ ब्रोकन इनटू अ सीरीज ऑफ प्लेट कॉल्ड लिथोस्फेरिक प्लेट्स। अर्थ की क्रस्ट मतलब जो अपर जो लेयर है अर्थ की, उसको क्रस्ट बोलते हैं ना। तो ये किस में है, ये छोटी छोटी मतलब प्लेट्स में, सीरीज ऑफ प्लेट्स में डिवाइडेड है, जिसको बोलते हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। दीज आर देयर आर 7 मेजर लिथोस्फेरिक प्लेट एंड सम माइनर वंस। कुछ तो 7 जो है वो मेजर लिथोस्फेरिक है और कुछ ऐसी है जो माइनर है बहुत। द लिथोस्फेरिक प्लेट दीज आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन, ये कर लगातार मोशन में रहती है। क्यों, ट्रीमेंडस, क्योंकि अंदर जो अर्थ की जो कोर है उसमें बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है, जनरेट होती है, जिससे कि जो रॉक्स हैं और जो मेंटल है, बेसिकली जो कोर से ऊपर वाली लेयर है मेंटल, वो पिघलती है ना। अब ये जो मोल्टन रॉक्स हैं ये धीरे धीरे हीट, क्योंकि लगातार उसमें हीट जनरेट होती है तो धीरे धीरे ये क्या होती है, ये एक्सपैंड होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती हैं, ऊपर की तरफ राइज होना शुरू हो जाती हैं, जिससे कि ये प्लेट्स को, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है उनको आपस में टकराती हैं। और जब ये ठंडी हो जाती हैं तो फिर ये नीचे की तरफ हो जाती हैं और वो प्लेट्स को वापस से नीचे की तरफ और पास में ले आती हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। क्या बोलते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कोजेज
चेंजेस ऑन द सरफेस। अब ये जो मूवमेंट होता है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली लिथोस्फेरिक प्लेट आपस में क्या करती है, मूव करती है, और अंदर की हीट इतनी, मतलब अंदर से हर हीट अर्थ जो है वो इतनी गर्म है, इतनी हीट जनरेट होती है कि जो मेंटल है वो पिघलती रहती है, राइज होती रहती है, मतलब एक्सपैंड होती रहती है और श्रिंक होती रहती है। तो इस तरीके से वो प्लेट्स मूवमेंट करती रहती हैं। तो ये जो प्लेट मूवमेंट करती हैं, ये जो मूवमेंट होता है प्लेट का, इससे अर्थ के सरफेस पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं। द अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस विच कोज दैम। अब अर्थ में जो मूवमेंट होते हैं वो दो टाइप के फोर्सेस में डिवाइड किए गए हैं। जो इंटीरियर में होंगे फोर्स वो होंगे एंडोजेनिक फोर्स, और जो अर्थ के सरफेस पे फोर्सेस होंगे वो होंगे एक्सोजेनिक फोर्स। क्लियर। अर्थ मूवमेंट, अर्थ के दो टाइप के फोर्सेस हो गए, एंडोजेनिक फोर्स और एक्सोजेनिक फोर्स। एंडोजेनिक फोर्स जो कि अर्थ के इंटीरियर में होंगे, और एक्सोजेनिक फोर्स जो अर्थ की सरफेस पे होंगे। एंडोजेनिक फोर्स में सडन फोर्सेस और डायस्ट्रोफिक फोर्सेस। सडन फोर्सेस जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, लैंडस्लाइड, ये सडन फोर्सेस होते हैं जो कि एंडोजेनिक होते हैं। इट मीन्स वो इंटीरियर में होते हैं। अर्थक्वेक होता है ना, इंटीरियर में ही होता है, वोल्केनो और लैंडस्लाइड। ठीक। डायस्ट्रोफिक फोर्सेस जैसे कि बिल्डिंग माउंटेन्स का बनना, ये भी एक इंटरनल ही फोर्स होता है, एंडोजेनिक फोर्स होता है। एक्सटर्नल फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस में कौन सा आएंगे, एक्सटर्नल और डिपोजिशनल फोर्सेस, जैसे कि रिवर्स का बनना, विंड का होना, सी वेव्स, ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर, ये सब क्या है आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस और एक्सटर्नल फोर्सेस। फर्स्ट हम बात करेंगे अर्थक्वेक के बारे में। अर्थक्वेक होता क्या है? दीज आर सडन वाइब्रेशन इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ की क्रस्ट में सडन वाइब्रेशन होता है तो उससे अर्थक्वेक आता है। हमने अब आसपास में देखा होगा, जब अर्थक्वेक आता है तो हम देखते हैं कि मूवमेंट, हिलने लगता है सब कुछ, हमारे घर पे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो हिलने लगते हैं, मूव करने लगते हैं, और हमें ये कहा जाता है, सजेस्ट किया जाता है कि हम ओपन एरिया में आ जाएं, है ना। तो ये अर्थक्वेक किस कारण होता है बेटा? जब ये इंटीरियर है ना, इंटीरियर एंडोजेनिक फोर्सेस के कारण है ना, तो इंटरनल फोर्सेस के कारण होता है। तो जब अर्थ में अंदर की तरफ प्लेट्स मूवमेंट, वाइब्रेशन होने लगती है अर्थ की क्रस्ट में, तो अर्थक्वेक जनरेट होता है, अर्थक्वेक अकर होता है। दे में अकर एट द टाइम ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे भी अकर हो सकता है। जहाँ पे जिस पॉइंट पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है इनसाइड द अर्थ, उसको बोलते हैं फोकस। ठीक है। जहाँ पर अर्थक्वेक क्या होता है, अराइज होता है, जहाँ पर अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है अर्थ के अंदर से, जहाँ से भी होता है उसको बोलते हैं फोकस। अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन होती है, जहाँ से फोकस से जब जनरेट होता है तो हर एक डायरेक्शन में फैल जाती है। फोकस से हर एक डायरेक्शन में अर्थक्वेक की जब वाइब्रेशन वो फैल जाती है। द पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस विच इज़ डायरेक्टली अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। अब इस डायग्राम में देखते हैं हम, जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हुआ, लुक एट दी फिगर डायग्राम हेयर। जहाँ से अर्थक्वेक जनरेट हुआ, ये है आपका फोकस। क्या है ये आपका फोकस। अब जो फोकस के ठीक ऊपर अर्थ की सरफेस पे जो बिंदु है, अर्थ की सरफेस पे फोकस से ठीक ऊपर जो बिंदु है उसको बोलते हैं एपिसेंटर। क्या बोलते हैं? एपिसेंटर बोलते हैं। क्लियर। दिस प्लेस एक्सपीरियंस द ग्रेटेस्ट डैमेज ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। और यहीं पर सबसे ज़्यादा खतरा होता है, यहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान भी होता है। ठीक है। तो अर्थक्वेक देखो हम, और ये भी देख रहे हैं कि यहाँ से जब वाइब्रेशन हुआ, इस एपिसेंटर से, इस फोकस से जब वाइब्रेशन हुआ, तो वो हर एक डायरेक्शन में हमें दिखाई दे रहा है अपने डायग्राम में कि वो हर एक डायरेक्शन में मूव कर गया उसने। और इसके ठीक ऊपर, और सबसे ज़्यादा खतरे का जगह कौन सा है? एपिसेंटर पे। कौन सी जगह है? एपिसेंटर पे। क्लियर। अर्थक्वेक ट्रिमर्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट। अब अर्थक्वेक की जो ये सब कितना अर्थक्वेक आया, ये कि इसमें एक इंस्ट्रूमेंट होता है रिकॉर्ड करने का, इसको बोलते हैं सिस्मोग्राफ। इससे पता चलता है कि अर्थक्वेक कितने रिचर स्केल में, ये इसमें रिचर स्केल होता है, इसके द्वारा हम इसकी इंटेंसिटी नाप सकते हैं। नंबर्स कितने होते हैं उसमें? 0 to 9 उसमें रेंज के नंबर होते हैं स्केल में। अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 7 एंड अबव आर वेरी डिस्ट्रक्टिव। और अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड और रिचर स्केल से, अगर वो रिचर स्केल मेजर करता है 7 या 7 से ऊपर की डिजिट पे अगर वो जाता है, तो इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है और बहुत ही ज़्यादा लाइफ और प्रॉपर्टी को वो नुकसान पहुंचाता है अर्थक्वेक। वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो अकर हुआ है अभी भी
अर्थक्वेक, वो यंगफोल्ड माउंटेन्स में होता है। ये एरिया, क्योंकि ये जो एरिया होते हैं अर्थ क्रस्ट यहाँ पे बहुत वीक होती है ना, वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पर होते ही रहते हैं, इस वजह से अर्थक्वेक सबसे ज़्यादा यहीं पर अकर होते हैं। कहाँ पर? यंगफोल्ड माउंटेन्स, जैसे कि हिमालयाज है ना, हिमालयाज यंगफोल्ड माउंटेन का ही एक टाइप है ना। द टू मेजर अर्थक्वेक प्रोन बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड, सबसे ज़्यादा जो अर्थक्वेक प्रोन बेल्ट है वर्ल्ड की वो कौन सी है? पैसिफिक बेल्ट, जहाँ पे पैसिफिक ओशन है ना उसके चारों तरफ एक बेल्ट है जिसको बोलते हैं सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसको रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है। वहाँ पर सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक, वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया होता है। एंड मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, जो कि आपकी ईस्ट यूरोप से चाइना की तरफ जाती है, ठीक है। कहाँ से जाती है? सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान और इंडिया से होकर के जाती है। तो यहाँ पर भी सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक होते हैं और ये अर्थक्वेक प्रोन एरिया है। बेल्ट हैं, दो बेल्ट है मेन, दो वर्ल्ड की टू मेजर अर्थक्वेक प्रोन बेल्ट है, जो कि फर्स्ट है सरकम पैसिफिक बेल्ट, जिसको हम रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं, जो कि पैसिफिक ओशन के पास है, और दूसरी है मिड वर्ल्ड माउंटेन बेल्ट, जो कि आपकी ईस्ट यूरोप से निकल के चाइना की तरफ जाती है। और बीच में क्या क्या आता है? सेंट्रल एशिया, पाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। अब जो अर्थक्वेक होता है ये बहुत ही बड़े डैमेज और डिस्ट्रक्शन को कॉज करता है। बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती हैं, लोग मर जाते हैं, धंस जाते हैं लोग गिरे हुए, जैसे बिल्डिंग वगैरह टूट जाती हैं तो लोग उसी में फंस जाते हैं, उसमें उसी में धंस जाते हैं, है ना। सड़कें टूट जाती है, सड़कें क्रैक्ड हो जाती हैं, रेलवे लाइन ब्लॉक्ड और ट्विस्टेड हो जाती हैं, और ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा रुक जाता है, क्लियर। इलेक्ट्रिक वायर्स डिसलोकेट हो जाती हैं, फायर्स हो जाती हैं, है ना। कोर्स ऑफ रिवर्स एंड डिस्टर्ब्ड एंड फ्लड अकर, साथ ही रिवर्स से पानी बाहर बह सकता है, मीन्स फ्लड भी आ सकती है। माउंटेनियस एरियाज में लैंडस्लाइड होती है। कोस्टल एरियाज में ह्यूज डिस्ट्रक्टिव सी वेव्स, जिसको सुनामी कहते हैं, ये भी कभी कभी आ जाती हैं। इट मीन्स अर्थक्वेक के कारण सुनामी भी आती है, फ्लड भी आती है। कोस्टल एरिया में सुनामी आएगी, है ना, जहाँ पे रिवर गुजर रही है वहाँ पे फ्लड आ सकती है। माउंटेन्स में अर्थक्वेक के कारण लैंडस्लाइड आ जाती है, क्लियर। जो अर्थक्वेक जो है बहुत ही ज़्यादा क्या है, एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव है बहुत ही। जितना ज़्यादा अर्थक्वेक का मतलब मेजरमेंट होगा या मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा होगा अर्थ का, उतना ही ज़्यादा क्या होगा उसका, वो उतना ही ज़्यादा वो डिस्ट्रक्टिव होगा। नेक्स्ट है आपका वोल्केनो। अब वोल्केनो क्या होता है? वोल्केनो इज अ वेंट इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल इरप्ट्स। वोल्केनो एक ऐसी रास्ता है जिसकी वेंट मतलब कि एक नली टाइप जिसको बोल दें, कि एक ऐसा वो है जिसके थ्रू जो मोल्टन मटेरियल है अर्थ के अंदर का, वो अर्थ क्रस्ट पे के थ्रू बाहर आता है। इसको हम ये भी एक एक्सोजेनिक फोर्स है, एंडोजेनिक फोर्स है। दिस इज एन एंडोजेनिक फोर्स, नॉट एक्सोजेनिक, इट इज एंडोजेनिक फोर्स। द मोल्टन रॉक्स इन द मेंटल, जिसको हम मैग्मा, जो मोल्टन रॉक्स होती है, मेंटल जो कोर है अर्थ की, जो मेंटल लेयर है, उसमें जो मोल्टन रॉक्स होती हैं जिसको हम मैग्मा कहते हैं, वो इसके थ्रू बाहर आती हैं, और जब वो बाहर आती हैं तो उसको बोलते हैं हम लावा, क्लियर। नेक्स्ट है आपका मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स, the slow changes that have taken place ever since the earth came into existence, they have are going on day to day. Even today there are many changes which are taking place on the earth surface, जो कि अर्थ सरफेस पे, क्योंकि हम देखते हैं आज भी बहुत सारे चेंजेस, डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं। माउंटेन्स हैं, हाईलैंड्स हैं, दीज आर, कभी कभी ये कम हो रहे हैं हाइट में, नए नए माउंटेन्स बनते हैं। डिप्रेशंस, कहीं पर हम देखते हैं कहीं चट्टान बन रही है, कहीं पर कम हो रही है ना। रॉक आर बीइंग कार्व्ड इनटू, अलग अलग शेप की रॉक बन रही हैं। तो ये सब फोर्सेस ऑफ नेचर के द्वारा अलग अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं। नेक्स्ट है आपका टॉपिक ग्रेडेशन। व्हाट इज ग्रेडेशन? मेजर लैंडफॉर्म लाइक माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स आर बीइंग कंटिन्यूअसली मॉडिफाइड। जो बड़े बड़े लैंडफॉर्म हैं, जैसे कि आपके माउंटेन्स है, प्लेट्यूज है, प्लेन्स है, वो कंटिन्यूअसली मॉडिफाइड हो रहे हैं, उनमें कुछ बदलाव आ रहे हैं, है ना। द फोर्सेज ऑफ नेचर एक्ट अपॉन दैम एंड रिड्यूस देयर डिफरेंसेस इन हाइट। जो फोर्सेज ऑफ नेचर हैं, जैसे हीट, लाइट और आपका विंड, वाटर, ये जितने भी फोर्सेज ऑफ नेचर हैं ये उन पर एक्ट हो रहे हैं
और डे बाय डे क्या हो रहा है, उनकी हाइट धीरे धीरे कम होती जा रही है। इट मीन्स जो अर्थ की सरफेस है वो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो लेवल होती जा रही है। लेवलिंग ऑफ अर्थ सरफेस जो कि नेचुरल प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ग्रेडेशन। इट मीन्स अर्थ के सरफेस का लेवलिंग होना, एक सार होना, किसके कारण, नेचुरल फोर्सेस के कारण, नेचुरल प्रोसेस के कारण, उसको बोलते हैं ग्रेडेशन। तो दो टाइप के फोर्सेस हैं जो कि ग्रेडेशन, जिनके कारण ग्रेडेशन होता है अर्थ सरफेस पे। दो टाइप के इंटरनल फोर्सेस जिनको बोलते हैं एंडोजेनिक फोर्सेस, नॉट एक्सोजेनिक, दीज आर एंडोजेनिक फोर्सेस विच टेक प्लेस इनसाइड द अर्थ, जो कि अर्थ के अंदर होते हैं, है ना, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, है ना। और एक्सटर्नल फोर्सेस जिसको बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस, नॉट एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्सेस जो कि अर्थ की सरफेस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, वेव्स, these are collectively called agents of gradation. Degradation and aggradation. Agents of gradation wear down the elevated land surface and carried away the broken land rocks fragmented called sediments. This process result in the reduction of the height of landform and is called degradation or denudation. अब ये जो एजेंट्स ऑफ ग्रेडेशन है, जिन जैसे कि रनिंग वाटर, मूविंग आइस, विंड, वेव्स, ये क्या करते हैं, ये एक लैंड के सरफेस के एरिया को एलिवेट करते जाते हैं, हटाते जाते हैं, और साथ ही जो मटेरियल जो उनके पास जाता है तो वो उनको बोलते हैं सेडिमेंट। तो वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे उनकी हाइट को कम कर रहे हैं। तो जो हाइट कम हो रही है लैंड फॉर्म्स की, दैट इज़ डिग्रेडेशन। और वो जो सेडिमेंट जो डिग्रेडेशन में प्राप्त होते हैं, जो हवाएं पानी अपने साथ लेकर के सेडिमेंट्स चलती हैं, उनको वो कहीं कहीं डिपॉजिट भी करती हैं, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, जिससे कि उस एरिया की हाइट इंक्रीज होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, एग्रेडेशन। क्या बोलते हैं, एग्रेडेशन। इट इज़ जस्ट अपोजिट टू डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन और एग्रेडेशन दे दोनों अपोजिट टर्म्स हैं। डिग्रेड मतलब कम होना और एग्रेड मतलब बढ़ना, इंक्रीज होना। Weathering and erosion. Weathering, the process of breaking down or decomposition of rocks in their place origin is called weathering. जब weathering क्या है कि जब rocks जो होती हैं वो टूट जाती हैं, मतलब टूटना और उनका डिकम्पोज होना उनके origin पे से होता है weathering. Broken pieces of rocks, these are not transported, they are remain where they are. वो ये नहीं कि वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, नहीं, वो क्या होते हैं, वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। वेदरिंग में भी कोज्ड बाय फिजिकल फोर्सेस, केमिकल रिएक्शन और इवन बाय वर्क ऑफ प्लांट और एनिमल। ये किसी के भी द्वारा वेदरिंग अकर हो सकती है, कोज हो सकती है। और इरोजन की अगर हम बात करें, इट मीन्स वियरिंग डाउन ऑफ एजेंट्स। जब इरोजन में क्या होता है, वेदरिंग में तो टूट के वहीं रह गया, है ना, कि एक चट्टान 2 भागों में बट गई, 4 भागों में बट गई, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इरोजन में क्या होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़, जैसे चट्टाने हैं, चट्टान से मिट्टी खिसक करके कहीं और जमा हो जाती है, हट जाती है उसके ऊपर से लेयर, किसके द्वारा, विंड के द्वारा, एयर के द्वारा, ग्लेशियर वेव्स के द्वारा, और कहीं और जाकर के इकट्ठा हो जाती है, वो होता है इरोजन। क्लियर।